अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बकरी ब्लैक बंगाल नस्ल का पालन कर बढ़ेगी किसानों की आमदनी। राजमा की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और रोकथाम। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। बकरी पालन को एक व्यावसायिक धंधा बनाने के लिए किसानों को इनके पालन की सही तकनीक मालूम होना बेहद जरूरी होता है। इतना ही नहीं, किसानों को अपने क्षेत्र के अनुसार पशु की अच्छी नस्ल की समझ होनी चाहिए, नहीं तो इस व्यवसाय में लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए बकरी की उन्नत नस्ल ब्लैक बंगाल के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए इस बारे में जानते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत कुमार से। ये किसान भाइयों, ये ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां झारखंड, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में बहुतायत में पाई जाती हैं। इनके मुख्य रूप से कहें तो 3 रंग होते हैं, काला, भूरा और सफ़ेद। मुख्य रूप से काले रंग की बकरियां पाई जाती हैं। यूँ तो कहें तो जो ब्लैक बंगाल की जो डोमिनेंट कलर है वो ब्लैक होती है और उसी के नाम पे ये ब्लैक बंगाल नस्ल का नाम भी पड़ा है। ये मांस की जो क्वालिटी होती है, इसकी जो गुणवत्ता है, इसका फ्लेवर, इसकी जो फाइबरनेस है, जूसीनेस है, तो ये मांस में अन्य बकरियां जो पाली जाती हैं उनके तुलनात्मक में ये काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसके कारण यहाँ के जो हमारे ग्राहक होते हैं या यहाँ के उपभोक्ताओं के द्वारा ये बहुत ही पसंद किया जाता है। बकरी की यह नस्ल मीट के लिए सबसे अच्छी है। ऐसे में किसान इस नस्ल का पालन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस बकरी के खान पान और रखरखाव पर खर्च भी अधिक नहीं आता है। कम पूंजी में आप बड़ी आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं। ये प्रति बियान 2 बच्चे तो देते ही हैं। कुछ कुछ ऐसे उसमें से बकरियां निकलती हैं जो प्रत्येक बियान में 3 बच्चे भी देते हैं और उनको अच्छी तरह से लालन पोषण कर भी लेते हैं। तो ये एक फायदा है। इसके साथ साथ इसमें दूसरे बकरियों की अपेक्षा उन सबों में जितने देखरेख की आवश्यकता तथा रोग से संक्रमित होने की संभावना रहती है, उतनी संभावनाएं ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों में नहीं रहती है। इनके आकार छोटा होने के कारण में थोड़ा बाकी अन्य बकरियों की तुलना में ये छोटे रहते हैं। इनके जो उबड़ खाबड़ जमीन में या पथरीली जमीनों में चलने की क्षमता भी उन सबों से अधिक होती है। इसके साथ जो दूसरे योग को ले तो इनमें जो चारा को मांस में परिवर्तित करने की क्षमता भी दूसरे नस्लों की अपेक्षा इसमें अधिक पाई जाती है। तो ये सब कारण ऐसे होते हैं जो किसान भाइयों को इस ब्लैक बंगाल बकरियों को पालने में अन्य नस्लों की तुलना से अधिक लाभ पहुंचाते हैं।
और जब बाजार से आप खरीदने जा रहे हैं या गांव से खरीद रहे हैं किसी जगह से, तो आप 1 से 2 बियान तक के बकरियों का ही चुनाव करें तो ज्यादा अच्छा है। इनके आवास की बात करें तो आमतौर पर बहुत ही साधारण तरीके से इनके आवास का निर्माण किसानों द्वारा किया जाता है, जिसमें बदलते मौसम में बकरियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बकरियां बीमारियों के कारण कई बार मर भी जाती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, बकरियों का आवास निश्चित तौर पे सूखा हवादार होना ही चाहिए। हम लोग उनको थोड़ी जमीन से ऊंचाई में रखने की कोशिश किए हैं, जिसको आप कहें तो रेज प्लेटफॉर्म के तौर पर कहें या पीढ़ा के तौर पे, आप जो हमारे लोकल भाषा होते हैं वहाँ पर हम लोग पीढ़ा कहते हैं। तो जमीन के सतह से अगर ऊपर रखने की उपाय किसान भाई इसको करते हैं, जो भी संसाधन आपके मौजूद हो, सीमित संसाधन के अनुसार में अगर आप जमीन से ऊपर बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उन सबों में ग्रोथ रेट अधिक देखा गया है। जैसे आप अगर घर के चारों तरफ जो अंदर का भाग, पशु आवास के अंदर का भाग है, उसके किनारे किनारे में 2 फीट चौड़ाई और ये आधा फीट से 1 फीट ऊंचाई में कोई अगर पीढ़ा बना देते हैं तो आपको काफी अच्छा सुविधा होता है। बकरियां अक्सर उसके ऊपर जाके बैठती हैं और नीचे का सतह भींगा नहीं रहता है, जिसके कारण अंदर की आर्द्रता में भी कमी होती है। इसके अलावा इस तरह की अगर आवास व्यवस्था करते हैं तो प्रत्येक मौसम में, गर्मी में तो सुविधा होती ही है, साथ साथ बरसात तथा ठंडे के दिनों में भी आवास प्रबंधन में इसमें काफी सुविधा होती है। बकरियों का विकास तभी अच्छा होगा जब उनका आहार संतुलित होगा और इस जरूरत को पूरा करने के लिए बदलते मौसम के साथ आहार प्रबंधन अपनाने की जरूरत होती है। इसमें बीमारियां भी आती है। कई बार तो बीमारियों से पूरे इलाके की बकरियां ग्रसित हो जाती है और उपचार के बावजूद भी बच नहीं पाती है। इसलिए स्वस्थ बकरियों को टीका जरूर लगवाएं। तो किसान भाइयों, जैसे हम लोग बकरियों का लालन पोषण अधिकतर जो हरे घास या पत्तियां होती हैं उन्हीं से करते हैं। जो इंटेंसिवली करते हैं वही दाना पे निर्भरता रखते हैं, नहीं तो हम लोग जो भी उनकी जो लालन पोषण करते हैं, पोषण पहुंचाते हैं, वो चारा के द्वारा ही पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, चारा को आप 2 भाग में बांट के इसका कुशल प्रबंधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे चारा फसलों जिनकी बीज अगर कहें तो 2 भाग में बढ़ जाता है, मोटे तौर पे आप उसको कह सकते हैं कि वो दलहनी चारा फसल होते हैं। और जिनके बीज 2 भाग में नहीं बढ़ते हैं वो अदलहनी चारा फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो अदलहनी चारा फसलों में कार्बोहाइड्रेट की, शर्करा की मात्रा अधिक होती है और दलहनी चारा फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो किसान भाइयों, जिनमें हमें मांस के लिए रखे हुए पशु, विशेष करके बकरी की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन की अधिकता वाले चारा फसलों को हमको अधिक से अधिक देने की जरूरत होती है। जो खस्सी वगैरह, जो मेल रखे हुए, जो बकरे रखे हुए हैं, उन सबों में अधिक वृद्धि पाना चाहते हैं तो आप 75% दलहनी चारा फसलों और 25% अदलहनी चारा फसलों को भी मिलाकर दे सकते हैं। आपको किसी मौसम में लगता है कि हरे चारा से हम पोषक तत्व कम दे पा रहे हैं तो उस स्थिति में आप थोड़े दाना मिश्रण की भी सहायता ले सकते हैं, जिससे आप उससे जो पोषक की कमी हो रही है उसकी पूर्ति कर दें। तो दाना मिश्रण में कोशिश करें आप एक थंब रूल को अपनाने की, जैसे 33% आप अनाज वाले को ले लें, 33% आप कोशिश करें जो दलहनी, जैसे उसमें खल्ली है या जो दाल चुन्नी है, छिलके हैं, उन सबों को 33 ले लें और 33 अन्य जो बाई प्रोडक्ट जैसे चोकर वगैरह सब है उन सबों को आप ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ 1% आप उसमें खनिज मिश्रण अवश्य मिलाएं। प्रतिदिन चराने के अलावे 50 से 100 ग्राम तक अगर आप उम्र के हिसाब से बकरियों को दाना मिश्रण देते हैं तो आपको एक अतिरिक्त शरीर वजन भी मिल जाता है। इसके अलावे जो बकरियां प्रजनन के लिए रखे हैं उन सबों में भी जो प्रजनन संबंधित जो चीजें आप चाहते हैं वो समय समय पर मिलता रहेगा। इसमें ऐसे तो आप बकरियों में देखते होंगे काफी बीमारियां भी काफी कम होती है, देखरेख की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती है अगर आप पोषण और आवास प्रबंधन को सही ढंग से रख लेते हैं। फिर भी कुछ ऐसे बीमारियां जैसे पीपीआर, ये गॉट पॉक्स की, इंट्रोटॉक्सिमिया की या स्किन डिजीज की थोड़ी बहुत संभावना रहती है, जिससे बकरियों की मृत्यु दर अधिक बढ़ जाती है। इन सबों से निजात पाने के लिए एकमात्र उपाय कहें तो सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता उपाय अगर बात करें तो टीकाकरण किसान भाइयों को अपनाना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से अगर आप इन सब चीजों को ध्यान दें और छोटे छोटे प्रबंधन पर आप ध्यान देते हैं, पूरे साल भर आपको एक रोजगार तो बना ही रहेगा और साथ साथ आपकी जो मुनाफा है उसमें भी काफी वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। राजमा की खेती हरी फली और दाने दोनों के लिए की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी अवस्था से ही फसल में कई प्रकार के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय से रोकथाम नहीं करने पर उपज में कमी आती है। इसीलिए राजमा की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करनी है, ये सभी आपको जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। यहाँ पर किसान बंधु कुछ लोग जो राजमा की खेती कर रहे हैं, तो राजमा की खेती करने के लिए उसमें हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से यह दलहनी वंश का फसल है और यहाँ पर जो है मोजैक बीमारी इसमें आता है। जो पत्ती का जो झुलसा बीमारी है वो देखने को इसमें मिलता है और इससे अगर किसान बंधु अगर बचा लेते हैं तो उनका फसल अच्छा होता है। साथ साथ इनमें जो है उकठा बीमारी भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दलहनी फसल लग रहा है तो उकठा बीमारी का भी आक्रमण होता है। किसान भाई अगर मान लीजिए कि इसमें मोजैक का आक्रमण हुआ है तो उसमें इक्का दुक्का पत्ती अगर पीला हो रहा है तो उस पौधे को पूरा निकाल देना चाहिए ताकि ये पूरी खेत में इसमें संक्रमित न करे। और साथ साथ दूसरा जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर पत्ती जो मुरझा बीमारी आ रहा है या पत्ती किनारे से जो है झुलस जा रहा है, काला पीला धब्बा बन रहा है, इसके लिए एंट्राकोल अगर है 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर उसका छिड़काव करते हैं तो पत्ती का जो धब्बा रोग है उससे अपनी फसल को वो बचा सकते हैं। राजमा की फसल में उकठा रोग की बात करें तो इस रोग का भी प्रकोप होता है। ये रोग कवक के द्वारा फैलता है तथा मृदा और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके कारण पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झुक जाती है। पौधे का रंग हल्का हरा होने लगता है। इसका प्रभाव फूल व पत्तियों पर भी दिखाई देता है, जिस कारण दाने सिकुड़ जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही बुआई से पहले रोग रोधी किस्मों को ही लगाएं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएं। रोग के लक्षण अधिक दिखने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। और उकठा रोग अगर उसमें आ रहा है तो इसके लिए जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि फसल चक्र को अपनाएं। अगर फसल चक्र को अपनाते हैं तो वहाँ पर राजमा के फसल के लिए वो अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो उनका उसमें बीमारी नहीं आता है। तो किसान बंधु को ये देखना चाहिए कि जब भी हम लोग राजमा की खेती करें तो मोजैक से, पत्ती का जो धब्बा रोग है उससे और उकठा रोग से अपनी फसल को बचा करके खेती करनी चाहिए। हाँ, किसान बंधु अगर मान लीजिए कि जो जीवाणु जनित जो बीमारी है या मुरझा बीमारी है उससे अगर रोग रोधी प्रजाति अगर लेते हैं तो ये समस्या कम आती है उनका। अपने राज्य में बेर की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान बेर के बागों से अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन इन बेर के बागों में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिससे बागवान भाइयों को भारी नुकसान होता है। तो आप बेर के बाग में लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। शुष्क क्षेत्र में अगर प्रमुख फलों की बात करें तो बेर का है वो अपना अलग ही मुकाम है।
जो बेर की जो बागान है उनमें कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के कीट हैं, उनका प्रकोप होता है। बेर में जो प्रमुख बीमारियां आती हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा है वो है फ्रूट रोट या फल सड़न की जो समस्या आती है। जैसे ही जो बेर हैं उसमें फूल आने प्रारंभ होते हैं और बेर उसमें लगने प्रारंभ होते हैं तो जो छोटे फल हैं आकार लेने से पहले ही पीले होके बाद में सूख के वो गिरने लग जाते हैं। फ्रूट रोट की जो समस्या है वो अलग अलग जो कवक लगते हैं, फंगस लगते हैं, उनकी वजह से होती है। तो किसान भाई इस जो फ्रूट रोट या फल गलन की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए जो कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है उनका प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकता है, या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है, या फिर प्रोपिनेप 75% 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे किया जाए तो इस जो बीमारी है उसका प्रभावी रूप से प्रबंधन हो सकता है। दूसरी जो प्रमुख समस्या है अगर बीमारियों में बात करें तो वो है पाउडरी मिल्ड्यू की, या जिसको छाछा भी बोलते हैं। इसके लक्षण पत्तियों के ऊपर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपर जो सफ़ेद रंग का पाउडर है वो जमा हो जाता है। बाद में जो फल लग रहे हैं उनके ऊपर भी सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। जिन फल के ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो गया है वो पीले होके गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। जो पाउडर मिल्ड्यू की जो समस्या है उसको किसान भाई आसानी से कोई भी स्प्रे, जैसे किसान भाई के पास अगर फुहारे से सिंचाई है तो अगर वो बगीचे में फुहारे भी चला देगा तो जो पानी पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर गिरेगा उससे भी पाउडर मिल्ड्यू की समस्या है उसका निजात पाया जा सकता है। अगर जो बागान है वो ड्रिप में है तो उनके ऊपर सल्फर बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाइयों, बेर के बाग में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है और यदि आपके भी बाग में इस रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। या फिर हेक्साकोनाजोल 5% 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी वो प्रभावी तरीके से नियंत्रित हो सकती है। या फिर माइक्रोब्यूटानेल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी अगर स्प्रे किया जाए तो पाउडर मिल्ड्यू का है वो आसानी से है वो प्रबंधन किया जा सकता है। ये तो प्रमुख 2 बीमारियां थी। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं कीट नियंत्रण की। तो बेर के बाग को जिस कीट के द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है वो है फल मक्खी कीट। तो ये कीट बेर के बाग को किस तरह क्षति पहुंचाता है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। बेर में जो प्रमुख कीट है वो फल मक्खी है। फल मक्खी जो होती है वो जैसे बेर है लगने प्रारंभ होते हैं तो उसके अंदर अपने अंडे दे देती है और अंडे देने के पश्चात वो अंडे है उसके अंदर वो मैगट निकलते हैं। जो मैगट हैं वो अंदर से है वो बेर को खा जाते हैं और जो बेर की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए किसान भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप है वो लगा सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप है वो किसान भाई है वो इस जो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर स्प्रे की बात करें तो जो डेल्टा मेथ्रिन है, डेल्टा मेथ्रिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे है वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई डेल्टा मेथ्रिन प्लस डाइमेथोड का भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 ml दोनों को मिला के अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी काफी प्रभावी नियंत्रण है वो किया जा सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड का प्रकोप बने रहने की संभावना है। सुबह में हल्का कुहासा छा सकता है। दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि पिछात गेहूं में दीमक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव हेतु क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू में मिलाकर शाम के समय खेत में छिड़काव कर सिंचाई करें। विलंब से बोई गई गेहूं की 21 से 25 दिनों की फसल में सिंचाई कर 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। पिछात फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, मटर, बैगन, टमाटर एवं मिर्च फसलों में निराई गुराई एवं सिंचाई करते रहे। इन फसलों में रोग व्याधि से बचाव के लिए कार्बेनेडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करें। गर्मा सब्जी की बुआई के लिए खेत में तैयारी करें। अरहर की फसल में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। इस कीट के मैगेट अरहर के पौधों के तने में छेद करके उसे खाते हैं, जिससे पौधों के तने एवं शाखाएं सूखने लगती हैं। बाद में दाना आने पर बीजों को खाते हैं। इस कीट से बचाव के लिए करताब हाइड्रोक्लोराइड दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। विलंब से बोई गई दलहनी फसल में 2% यूरिया के घोल का छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार करें। मटर की फसल में चूड़िल फफूंदी रोग की निगरानी करें। इस रोग में पत्तियों, फलों एवं तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन अथवा सल्फेक्स दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर में नियमित रूप से फली छेदक कीट की निगरानी करें। आम एवं लीची के बागों में निकाई गुड़ाई नहीं करें। ऐसा करने से पेड़ों में पुष्पण की क्रिया तथा फलन प्रभावित होगा। अभी बागों में सिंचाई न करें। खेतों में कम नमी को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों की फसल में सिंचाई करें। फिज बीन, पालक, मटर एवं फूल गोभी आदि फलों पर सिंचाई करें एवं फफूंद नाशक दवा का प्रयोग करें। अगर पत्तियों पर रोग के धब्बे दिखाई दे तो मैनकोजेब दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू की फसल की नियमित निरीक्षण करें। अभी इस फसल पर झुलसा रोग का अधिक प्रकोप होने की संभावना है। बचाव के लिए रीडोमिल नामक दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रबी की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, जिससे कम तापमान तथा शीतलहर के प्रभाव से फसल पर हुए नुकसान को कम किया जा सके। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। ये कीट पत्तियों, कलियों व फूलों का रस चूसते हैं। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ नियमित रूप से 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु और दाना खिलाएं। दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में आई कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से कैल्शियम की सुई दिलाएं या फिर तरल कैल्शियम खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव वीट, जिला बेगूसराय से अगम कुमार ने। आप हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो अगम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं।
इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक के एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारा के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।